हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सीडीपी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आपका लर्निंग, जिसे आप अधिगम के नाम से भी जानते हैं। ये आपके शिक्षक वर्ग के सभी वर्गों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके सहायक शिक्षक में भी काम आएंगे, शिक्षक में भी काम आएंगे और व्याख्याता के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और प्लस जो आपका अभी CGTET होने वाला, जिसका एग्ज़ाम आपका जून में है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपका CTET होने वाला है, जिसका पेपर है आपका जुलाई में, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपके CG व्यापा में आपके हॉस्टल वार्डन में 10 नंबर के आपके CDP से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि ये जो CDP की क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, वो इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमारी 13 क्लासेस हो चुकी हैं CDP की। ये है हमारी 14 क्लासेस। तो जिन्होंने भी पहले की क्लासेस नहीं देखी, वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको SST कंप्यूटर और हिंदी, इन सभी की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो जिन्होंने भी ये सभी क्लासेस नहीं देखी, वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और जिन्हें भी अगर इन सभी क्लासेस की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगी। और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे लर्निंग, मतलब कि अधिगम के बारे में। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। लर्निंग को सरल भाषा में सीखना ही कहते हैं। तो जो लर्निंग का मतलब होता है, मतलब अधिगम का जो मतलब होता है, वो सीखना होता है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, जो आपका अधिगम है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। व्यक्ति जो है प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही आपका होता है सीखना। जो आपका अधिगम होता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। मतलब हम किसी न किसी माध्यम से सीखते ही रहते हैं। उसे ही आपका सीखना कहा जाता है। जो व्यक्ति होता है, वो प्रत्येक स्थितियों में सीखता है और अपने व्यवहार में उसी के अनुरूप परिवर्तन करता है। मतलब कि वो सीखने के अनुसार ही अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यही सीखना होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना होता है। तो इसे ही हम अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें आप देख सकते हैं, जो सीखना होता है, अनुकूलन, एडेप्टेशन की प्रक्रिया होती है। मतलब कि अनुकूलन का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ों को अडेप्ट करके सीखते हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ों को हम अनुकूलन के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका सीखना होता है, वही आपका अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। तो यही इसमें कहा गया है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं, जो सीखना है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया, मतलब कि यूनिवर्सल प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखने से ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया होती है, मेंटल प्रोसेस होता है। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। जो स्कूल में हम अधिगम करते हैं, वो जो परिवेश होता है, उसके सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन देने पर अधिक बल देना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद रखें। इन सभी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुकूलन की प्रक्रिया है, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। सीधे सीधे ये जो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, उनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं, सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब कि इनकरेज करना। सार्थक जो अधिगम होता है, मतलब जो आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होती है, उसमें एक समस्या पर विभिन्न प्रकार के तरीकों से विचार करने के लिए उसे इनकरेज करना चाहिए। यह आपका अधिगम होता है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। मतलब कि अधिगम जो होता है आपका सबसे अधिक सार्थक और अधिक प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित, मतलब कि सेल्फ डायरेक्टेड हो। अगर सेल्फ डायरेक्टेड हो तो वो अधिक सार्थक और अधिक प्रभावशाली होगा। तो ये पॉइंट भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं, जो आपका प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण सबसे बेहतर। जितना आप खुद से करके सीखेंगे, इसे ही आप लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। जितना आप स्वयं से करके सीखेंगे, उतना ही आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसीलिए जो आपका अभी नया रूल आ गया है, NCF 2005 हो, NCF 2005 हो या फिर NAP 2020 हो, उसमें भी यही सभी चीज़ें कही गई हैं कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से अगर आप बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। जितना ज़्यादा वो करके सीखेगा,
तभी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। तो यही सभी चीज़ें उन सभी डॉक्यूमेंट्स में भी बताई गई हैं, तो यही इसमें लिखा गया। आगे आप इसमें देख सकते हैं, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके विद्यालय में जो भी सामाजिक अवसर होते हैं उसमें आपकी भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, यही इसमें कहा गया है। आगे आप इसमें देख सकते हैं, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी आवश्यकता होती है। जो आपका शिक्षार्थी होता है, तो जो प्रभावी अधिगम होता है उसके लिए उनकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, मतलब कि पॉजिटिव रूप में उनकी भागीदारी हो, ये इसमें कहा गया। आगे आप इसमें देख सकते हैं, जो आपका सार्थक अधिगम मतलब कि मीनिंगफुल लर्निंग होता है उसमें विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच मतलब कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, समस्या समाधान, यही सभी चीज़ें प्रक्रिया में आपकी शामिल होती, मतलब कि आपके मीनिंगफुल लर्निंग में एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी जो प्रक्रियाएं होती वो शामिल होती। जितना ज़्यादा बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से सीखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से सीखेगा, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। स्वयं वो किसी समस्या का समाधान कर पाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। किसी भी चीज़ों पर उसका विश्लेषण करना ज़रूरी हो जाता है, एनालिसिस करना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी वो मीनिंगफुल लर्निंग सीख पाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपके सार्थक अधिगम के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जो अधिगम वक्र है उसके कितने प्रकार होते हैं। एक एक प्रकार से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। अलग अलग एग्ज़ाम्स में आपसे ये जो अधिगम वक्र है, कर्व्स ऑफ लर्निंग है, उससे आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इन सभी को डिटेल से पढ़ लिया तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो लास्ट तक आप इसमें ज़रूर बने रहेंगे। इसकी थ्योरी को आप अभी देख रहे हैं, उसके बाद लास्ट में हम इसके इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं, जो आपका अधिगम वक्र होता है, इसमें आप देख सकते हैं जो अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख एटसेट्रा से प्रदर्शित किया जाता है, वह अधिगम वक्र कहलाता है। मतलब कि जो आपका सीखना होता है उसकी मात्रा, प्रभाव, क्षमता, इन सभी चीज़ों को आप ग्राफ या आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो वही आपका अधिगम वक्र कहलाता है। आगे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति इसमें व्यक्त की जाती है। जो अधिगम होता है उसकी न्यूनता और अधिकता या शून्यता, इस सभी की जो स्थिति है उसे व्यक्त की जाती है। अब जो अधिगम वक्र होता है वो आपके होते हैं 4 प्रकार के। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रकार होते हैं 4। अब सबसे पहला प्रकार आप इसमें देख सकते हैं, जो आपका सरल रेखी वक्र होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें जो होती है सीखने की गति एक समान होती है, ये आपका सरल रेखी वक्र है। इमेज के माध्यम से भी आप इसमें समझ सकते हैं, ये आपने प्रयास किया, ये जो सीखने की गति वो सीधे ही चलती है, मतलब कि एक सरल रेखा से चलती है, तो इसमें जो सीखने की गति वो एक समान होती है। यहाँ पर आपने अभ्यास किया, किसी भी चीज़ों को सीखने के लिए आपने प्रैक्टिस किया, तो उसके बाद जो इसकी सीखने की गति होती है वो एक सरल रेखा में सीखते हैं आप, तो इसे ही आपका सरल रेखी वक्र कहा जाता है। तो ये आपका हो गया सबसे पहला अधिगम वक्र, जो है आपका सरल रेखी वक्र। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं जो उन्नतोदर वक्र है। जो आपका उन्नतोदर वक्र है, इसे आप देख सकते हैं, इसे आप कहते हैं एलिवेशन कर्व। इसमें सीखने की गति शुरू में तो तेज होती और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती। मतलब कि यहाँ पर आपने अभ्यास किया और ये जो आपकी सीखने की गति है, इसमें आप देख सकते हैं जो आपने सीखने की गति शुरुआत में तो तेज़ी से होती है, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इसकी जो गति है वो तेज़ी से हो रही है, लेकिन इसके बाद ये कुछ समय के बाद ये गति जो है ये धीमी होने लगती, तो ऐसे ये मुड़ने लग रही है। तो इसे ही आपका कहा गया है कि सीखने की गति में शुरू में तो तेज़ी होती है, लेकिन बाद में यह उच्चतम बिंदु पर पहुंचते ही इसके सीखने की गति जो होती है वो धीमी होती जाती है। तो यही इसमें कहा गया, ये आपके एग्ज़ाम में और पूछा भी गया है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया, चाहे वो आपका टेट हो, कोई भी स्टेट टेट हो या फिर सी टेट हो, इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो इसे आप याद रखेंगे कि उन्नतोदर जो वक्र होता है, एलिवेशन जो कर्व होता है, उसमें आपकी सीखने की गति शुरू में तेज होती है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे इसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आपका है
नतोदर अधिगम वक्र, इसे आप कहते हैं कॉनकेव लर्निंग कर्व। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू हो जाती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। इसमें आपने जैसे अभ्यास किया तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीखने की गति धीरे धीरे इसमें धीमी गति से बढ़ रही, लेकिन जो सीखने की गति लास्ट में है वो तेज हो जाती है। आप देख सकते हैं इसमें जो कर्व है ये ऊपर की ओर बन रहा है, और उन्नतोदर विधि में आपने देखा कि उसमें ऐसे कर्व नीचे की ओर बन रहा था, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये कर्व है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें ही ये कहा गया है कि इसमें शुरू में धीमी गति से सीखना चालू होता है, लेकिन बाद में ये तेजी से गति पकड़ना शुरू कर देता है। तो यही आपका होता है नतोदर अधिगम वक्र। ये सभी कर्व के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट जो आपका कर्व है उसके बारे में आप देख सकते हैं, इसे आपका कहा जाता है मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की गति जो होती है वो तेज या धीमी, और अंत में भी जो अधिगम की गति होती है, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह हो सकती है। ये जो वक्र है वो आपका उन्नतोदर व नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप होता है। जो ये आपका उन्नतोदर और नतोदर जो अधिगम वक्र होता है उसका मिला जुला ही रूप होता है। इसमें शुरू में भी जो अधिगम है वो तेज या धीमी गति से होती है, और ये आप देख सकते हैं जो अंतिम में है वो भी इसमें गति धीमी और तेज हो सकती। तो यही इसमें कहा गया, इसीलिए इसका नाम ही है मिश्रित वक्र। तो ये सभी चीज़ें आपके मिश्रित वक्र के अंतर्गत आती हैं, तो यही सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब आगे आप देख सकते हैं जो अधिगम का पठार होता है, लर्निंग जो प्लेट्यू होता है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें सीखने की गति होती है वो रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती ना ही अवनति, मतलब कि ये जो पठार है वो स्थिर रहता है। तो इसीलिए अधिगम का जो पठार होता है उसमें अधिगम पठार में अधिगम की जो गति होती है वो आपकी होती है 0। जो अधिगम की गति होती है वो आपकी होती है 0। इसे ही आपका शून्य गति कहा जाता है, शून्य अधिगम कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप जो अधिगम पठार है उसके बारे में ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं जो शिक्षण के स्तर होते हैं, जो आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग है। लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में आप देखेंगे, जो लेवल ऑफ टीचिंग है उसे आपके 3 स्तरों में बांटा गया है। जो आपका शिक्षण का स्तर है उसे 3 स्तर में बांटा गया है। सबसे पहला आप इसमें देख सकते हैं स्मृति स्तर। सबसे पहला आपका मेमोरी लेवल। ये जो मेमोरी लेवल है इसे हर्बर्ट ने दिया है, ये भी आप नाम याद रखेंगे। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम आप याद रखेंगे। डायरेक्ट आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो आप इसमें याद रखें कि जो स्मृति स्तर बताया है वो आपके हर्बर्ट ने बताया है। जो आपका स्मृति स्तर है उसमें इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है, ये सबसे निचला स्तर है, ये भी आप इसमें याद रखेंगे। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है, यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप स्मृति स्तर के अंतर्गत याद रखेंगे। अब जो आपका सेकेंड है, इसके 3 स्तर हैं, तो आप इसमें दूसरा स्तर देख सकते हैं जो आपका समझ बोध स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। इसके बारे में आप देख सकते हैं यह मॉरिसन ने दिया था, ये भी नाम आप इसमें याद रखेंगे। इसमें कहा गया है कि जो स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है, जो ये स्तर होता है वो आपके स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। जो आपका स्मृति स्तर है वो सबसे निचला स्तर होता है, लेकिन ये जो समझ बोध स्तर है वो इससे कुछ ऊंचा होता है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं जो रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह समझने पर बल दिया जाता है। जो रटना है इसमें बिल्कुल नहीं होता, इसमें जो समझने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ये इसमें कहा गया जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें। आगे आप इसमें देख सकते हैं इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है यह नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं। जो इसमें बच्चों को ज्ञान दिया जाता है इसमें आपके नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं। इसमें आगे आप देख सकते हैं जो इस तरह से प्रदान किए जाते हैं कि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सकें। जो नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, जो समझ के ऊपर इन्हें ज्ञान दिया जाता है, तो इसमें जो बच्चे हैं उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सकें, इस प्रकार से उन्हें ये नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं। तो ये आपका समझ बोध स्तर के अंतर्गत आएगा। अब जो नेक्स्ट है आपका लास्ट जो स्तर है, इसके बारे में आप देख सकते हैं चिंतन स्तर। इसमें कहा गया है कि यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, ये आपका सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इसमें कहा गया है कि इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। जो मानसिक शक्तियों के विकास है इसमें इनके पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस चिंतन
इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर भी दिए जाते हैं। इसीलिए ये आपका चिंतन स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर माना गया। इसमें बच्चों को स्वयं सभी चीज़ों को करने के लिए दिया जाता है, मतलब कि बच्चा जितना लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा, इसीलिए इसका स्थान जो है वो सबसे ऊंचा रखा गया है। तो ये आपका जो लास्ट स्तर है चिंतन स्तर, ये आपका सबसे ऊंचा स्तर होगा। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं जो आपका सूक्ष्म शिक्षण है उसके बारे में, जो आपका माइक्रो टीचिंग है उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है, उसे ही आपका सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। जो आपका सूक्ष्म शिक्षण विधि होता है उसका विकास जो किया था वो किया था आपके एलन ने। एलन नाम भी इसमें याद रखेंगे आप। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के जो कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल, इन सभी चीज़ों के माध्यम से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है। यही आपका माइक्रो टीचिंग कहलाता है। जब आप सभी ने बीएड किया होगा, बीएड या डीएलएड, तो उसमें आप सभी ने देखा होगा, आपने माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो यही सभी चीज़ें आपकी इसमें बताई गई हैं। अब आगे आप इसमें देख सकते हैं जो इसकी सूक्ष्म शिक्षण होती है उसकी एक प्रक्रिया भी होती है। तो इसकी जो प्रक्रिया है उससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसके क्रम दिए गए हैं उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहला आपका होता है पाठ योजना निर्माण। इसमें सबसे पहले टीचर पाठ योजना का निर्माण करेगा। उसके बाद आता है आपका कक्षा शिक्षण। पाठ योजना बनाने के बाद टीचर जो होता है क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए उसे 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। तो ये आपके कक्षा शिक्षण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपका इसमें लिखा गया है प्रतिपुष्टि, फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट का समय होता है। पुनः पाठ योजना, इसमें 12 मिनट का समय होता है। फिर पुनः शिक्षण होता है, इसमें आपके 6 मिनट का समय होता है। फिर आपका पुनः प्रतिपुष्टि होता है, इसमें आपके 6 मिनट का समय होता है। टोटल आपका जो माइक्रो टीचिंग होता है वो आपका 36 मिनट का होता है। इसमें आप इमेज के माध्यम से आप इसमें समझ सकते हैं। जो आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल है, सबसे पहले आपने प्लानिंग किया, जो शिक्षक है उसने प्लानिंग किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है टीचिंग, फिर आता है उनका फीडबैक, फिर होता है फिर से रीप्लान, फिर उनका आता है री टीचिंग, फिर आता है री फीडबैक। तो इन्हीं जो 6 साइकिल हैं उनके माध्यम से जो टीचर है वो क्लास में माइक्रो टीचिंग के रूप में पढ़ाता है। तो यह क्रम है इसी प्रकार से। तो ये जो क्रम है इसे आप याद रखेंगे, इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं जो अधिगम स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जब एक सीखा हुआ जो कौशल होता है वो दूसरे किसी सीखे गए कौशल को प्रभावित करेगा तो वो सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। एक जो ट्रक आपने चलाया है उसके बाद अगर आप कार चला रहे हैं तो वो उस प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। तो यही इसमें कहा गया अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं जो स्थानांतरण के प्रकार होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं, इसे भी आप देख सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपका सबसे पहला आपका होता है धनात्मक स्थानांतरण। इसमें लिखा गया है कि धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करेगा, तो ये आपका हो जाएगा इस जो होगा धनात्मक स्थानांतरण। मतलब कि अगर आपने हिंदी भाषा सीखी है तो उसके बाद संस्कृत भाषा आपको सीखने में वो सहायता प्रदान करेगा, तो यही आपका धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। तो ये आपका हो जाएगा स्थानांतरण का प्रकार में धनात्मक स्थानांतरण। अब जो आपका है ऋणात्मक स्थानांतरण, इसमें आप देख सकते हैं किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने की ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। अगर किसी चीज़ों को आपने सीखा और वो किसी दूसरे कार्य को करने में घातक रूप दे रहा है तो ये आपका ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमी चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। जो आपने तेज चलने का अभ्यास किया था वो दिल की बीमारी की स्थिति अगर आपके अंदर आ गई तो ये स्थिति में आपके चिकित्सक की जो सलाह होती है वो धीमे चलने में बाधक होती है।
तो यही इसमें कहा गया कि यह आपका ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। अब जो आपका नेक्स्ट है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण के अंतर्गत कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक, तो वो आपका शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। मतलब कि उसमें ना ही आपको धनात्मक स्थानांतरण प्राप्त हो रही, ना ही ऋणात्मक, तो ये आपका शून्य स्थानांतरण कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा गया है इसमें क्षैतिज स्थानांतरण। इसमें कहा गया है कि जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। मतलब कि जैसे गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का जो अभ्यास है वो उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में भी काम आता है। अगर आपने किसी एक ज्ञान को अर्जित किया और वो दूसरे चीज़ों को आपको सीखने में भी सेम उसी प्रकार का जो अनुभव है वो आपका दूसरे किसी सीखने में काम आ रहा है तो वो आपका हो जाएगा क्षैतिज स्थानांतरण। तो ये आपके आएंगे क्षैतिज स्थानांतरण के अंतर्गत। अब यहाँ तक हमने इसकी थ्योरी को बहुत ही अच्छे से देखा। अब हम इसके एमसीक्यूज जो हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उन्हें सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। तो चलिए अब आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। सोशल लर्निंग बिगिंस विथ आइसोलेशन, क्राउड, कॉन्टेक्ट, ऑडियो विजुअल मटेरियल। जो आपका सामाजिक अधिगम जो प्रारंभ होता है, मतलब कि जो सोशल लर्निंग आपका प्रारंभ होता है वो आपका होता है संपर्क से। मतलब कि कॉन्टेक्ट से आपका सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। किसी से आपका अगर संपर्क हो रहा है तो वो आपका होता है सामाजिक अधिगम। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपका दिया गया है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है। स्थायी सीखना आपको पूछा गया है रट कर, सुन कर, देख कर या समझ कर। विच लर्निंग इज परमानेंट, बाय रोट लर्निंग, बाय लिसनिंग, बाय सीइंग या बाय अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपका सीखना स्थायी होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ कर अगर आप सीख रहे हैं किसी चीज़ों को तो वो आपका स्थायी लर्निंग होता है, मतलब कि परमानेंट लर्निंग होता है। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक या आनुवंशिक। वाइगोत्स्की emphasize the important role of which of the following factors in children's learning, social, moral, physical या genetic। तो जो आपका वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की जो प्रक्रिया है वो है आपकी सामाजिक। उन्होंने सामाजिक सोशल पर ज़्यादा ध्यान दिया है। उनका जो सिद्धांत ही था वो था आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक या जीवन पर्यंत। अ पर्सन्स लर्निंग टेक्स प्लेस टिल चाइल्डहुड, टिल अडोलेसेंस या फिर टिल अडल्टहुड या फिर थ्रू आउट लाइफ। तो जो आपका अधिगम होता है वो आपका होता है जीवन पर्यंत तक, मतलब कि थ्रू आउट लाइफ। ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका सीखना होता है, अधिगम होता है, वो आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक होता है। बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति या फिर विषय वस्तु में प्रवीणता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग रिलेटेड टू द टीचर। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंस या फिर सब्जेक्ट्स प्रोफिशिएंसी इन आइटम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु में प्रवीणता ही इसमें जो शिक्षक संबंधी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था। आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल या फिर वोकेशनल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो सीखने का क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा अनुभाविक, मतलब कि एक्सपीरियंशियल आपका जो है सीखने का क्षेत्र होता है। तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो व क्रो, पियाजे, स्कीनर या फिर कोहलर। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट इन बिहेवियर, इज दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसका है? यह आपसे पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कीनर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन दिया है आपके स्कीनर ने। ये जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी जो क्वेश्चन है आप इसे याद रखें, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है? द प्रोपाउंडेंट्स ऑफ लॉस ऑफ लर्निंग आर फ्राइड, स्किनर, एडलर या थॉर्नडाइक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। जो सीखने के नियमों के प्रतिपादक है वो है आपके थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की थ्योरी को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। थॉर्नडाइक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रायल एंड एरर? प्रैक्टिस, मोटिवेशन, गोल या डिबेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका अभ्यास। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपसे त्रुटियाँ होंगी, उतना ही ज़्यादा आप किसी चीज़ों को सीखेंगे। जो त्रुटियाँ होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, तो इसे आपको पॉजिटिव वे में लेना है, ना कि नेगेटिव वे में। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तत्परता का नियम किसने दिया है? स्किनर, थॉर्नडाइक, एबिंगहॉस या पावलोव। हु हैज़ गिवन लॉ ऑफ रेडीनेस। तो जो तत्परता का नियम है वो आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने उन्होंने मुख्य नियम भी बताए थे और गौण नियम भी बताए थे। तो इन सभी नियमों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, तो वो क्लास आप जाकर ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है या किस नियम की पुष्टि होती है? अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, दोहराने का नियम या अनुकरण का नियम। रिपीटेड रेपिटेशन प्रमोट्स लर्निंग, विच रूल कन्फर्म्स दिस? लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एफर्ट, लॉ ऑफ रिपीटेशन या लॉ ऑफ इमिटेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास का नियम इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर, प्रोत्साहन देकर या कोई नहीं? लर्निंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय गिविंग विटामिन, बाय सेंडिंग अब्रॉड, बाय गिविंग इनकरेजमेंट या फिर नन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो आपका प्रोत्साहन देकर। अगर आप किसी को इनकरेज करेंगे तो आपके अधिगम में वृद्धि की जा सकती, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रलोभन का नियम। बीइंग अ टीचर, विच लॉ ऑफ लर्निंग विल यू नॉट अडॉप्ट? लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ इंड्यूसमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रलोभन का नियम आप इसमें शिक्षक होने के नाते नहीं अपनाएंगे। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम या उपयुक्त सभी। द डायमेंशंस ऑफ इफेक्टिव लर्निंग आर सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो प्रभावशाली अधिगम है उसके आयाम है, ये जो सभी ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं वो सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर। द प्रोपाउंडेंट ऑफ एसोसिएटेड रिएक्शन थ्योरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। अंडर सिग्नल लर्निंग इट इज लर्न, ट्रेडिशनल कंडीशनिंग, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट या साइकोसोमेटिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पारंपरिक अनुकूलन, ट्रेडिशनल कंडीशनिंग इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान या परिपक्वता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस? एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट, नॉलेज या मैच्योरिटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिपक्वता, सीखने की प्रक्रिया के परिणाम के अंतर्गत नहीं है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा। आज की क्लास में हमने अधिगम के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा, तो इससे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनेंगे। अगर आपने आज की क्लास बहुत अच्छे से देख ली तो आपसे अधिगम से क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे। तो यही सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। अगर इन सभी की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।